हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद अभी में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन पेशेंट आउट पेशेंट के बारे में जाना था। आज हम लोग चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन आईसीयू, एनआईसीयू, है ना, एंड आईसीसीयू में और इमरजेंसी वार्ड में कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस वार्ड में क्या क्या होता है ना। और हम लोग जानेंगे ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है, और डिवाइस यूज्ड इन ऑटोमेटिक मेडिकेशन क्या होता है, ठीक है, डिस्पेंसिंग एंड ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट क्या होता है, और नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और स्टोरेज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ICCU एंड ICU एंड NICU एंड इमरजेंसी वार्ड। तो ये क्या होता है, हॉस्पिटल में कुछ ऐसे वार्ड होते हैं जिसमें क्या है, पेशेंट एडमिट किए जाते हैं। यह निम्न प्रकार से होते हैं। कौन निम्न प्रकार है, ये आपको दिख रहे होंगे, है ना, मैं मार्क किया हूँ, आप देख सकते हैं इसको, है ना। आईसीयू क्या होता है, आईसीयू को हम बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। आईसीयू में उन पेशेंट को रखा जाता है जिन पेशेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, और इस पेशेंट की कंडीशन को क्रिटिकल और सीरियस होती है। जो भी पेशेंट इसमें एडमिट करते हैं उसकी कंडीशन कैसी होती है, क्रिटिकल या सीरियस होती है, और इस पेशेंट की गहन देखभाल और निरंतर जांच की आवश्यकता होती है। ऐसे पेशेंट को एडमिट करते हैं जिसकी कंडीशन कैसी हो, क्रिटिकल हो, सीरियस हो, ऐसे पेशेंट एडमिट करेंगे जिसकी क्या होती है, निरंतर जांच होती है और गहन देखभाल होती है, ठीक है, किसमें, इंटेंसिव केयर यूनिट में, ठीक है। वैसे ही हम पढ़ लेते हैं आईसीसीयू, इसको बोलते हैं इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। तो देखो, इस वार्ड में उन पेशेंट को रखा जाता है जो कैसे हो, पेशेंट हार्ट अटैक वाले हों, है ना, जो दिल के मरीज होते हैं, सीरियस होते हैं, उनको रखा जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे एनआईसीयू। एनआईसीयू को देखो नियोनेटल भी बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। तो न्यू बॉर्न से ही समझ में आ गया होगा, है ना, जो नवजात शिशु होता है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। तो यह न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक वार्ड बनाया जाता है, उसे एनआईसीयू कहते हैं। इसमें न्यूबॉर्न बेबी को कोई समस्या होती है तो उसे ठीक किया जाता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनआईसीयू। और हम लोग इमरजेंसी वार्ड जानते हैं। इमरजेंसी वार्ड जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, इमरजेंसी, है ना, आपातकालीन, है ना। तो इमरजेंसी वार्ड में वह पेशेंट आते हैं जो कैसे हो, सीरियस कंडीशन में, है ना, सीरियस कंडीशन में होते हैं। इमरजेंसी वार्ड में जाने के लिए किसी भी अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी ड्रग होती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इमरजेंसी ड्रग मिल जाएंगी, जैसे आईवी सोल्यूशन मिल जाता है, और भी इमरजेंसी ड्रग हो गई, जैसे इंजेक्शन हो गया, है ना, पेन किलर हो गया, ये सब चीजें आपको किसमें मिलेंगी, इसमें। तो टॉपिक समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग आईसीसीयू, आईसीयू एंड एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड क्या होता है। ना समझ में आया हो कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस क्या होती हैं। देखो, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो पर्चे के अनुसार सही दवा सही मरीज को देता है। इसमें सारा कार्य कौन करता है, मशीन करती है आपकी, ठीक है। इसमें सारा कार्य किसके द्वारा होता है, मशीन के द्वारा किया जाता है। मशीन द्वारा प्रिस्क्रिप्शन फिल और मेडिसिन डिस्पेंस होती है, ठीक है। इसके द्वारा, मशीन के द्वारा क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन को फिल किया जाएगा और मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है। इसके गोल्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहला इसका है कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है खर्चा कम होता है और स्टाफ की जरूरत भी इसमें कम पड़ती है। अगला क्या है, क्वालिटी एंड सेफ्टी इंप्रूव, है ना, क्वालिटी और सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है। मतलब दवा का पूर्ण रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है सीधे, जो भी है, मतलब कंप्यूटर एक रोबोट ही तुमको क्या है, सारी दवाएं देगा, तो प्रॉपर रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, वो रोबोट ही कंप्यूटराइज्ड होता है, वही रिकॉर्ड अपना मेंटेन करता है। डाटा मैनेजमेंट होता है, मतलब डाटा इकट्ठा करता है ना, जो भी ड्रग डिस्पेंस करेगा तो उसका डाटा क्या करेगा, पूरी तरीके से मैनेज करेगा। अगला एक्सपेक्टेशनल कस्टमर सर्विस, मतलब मरीज को बहुत जल्दी दवा मिलती है इससे, ठीक है, क्योंकि पूरा कंप्यूटराइज बेस्ड होता है, इसीलिए जल्दी जल्दी दवा मिल जाती है। अगला एडवांटेज क्या होता है, मतलब फायदा क्या होता है इसका,
तो फार्मेसी स्टाफ कम हो जाता है। जो भी स्टाफ रहता है, जैसे मान लो किसी एक हॉस्पिटल में 12 स्टाफ था, अब वो क्या ले आए, 2 कंप्यूटर मशीन ले आए, है ना, या रोबोट ले आए 2, तो इसमें से स्टाफ है बहुत ज्यादा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फार्मेसी स्टाफ कम हो जाता है तथा वर्कलोड कम हो जाता है। सब कुछ कंप्यूटराइज बेस्ड होगा, जो रोबोट दवा बांटेगा, है ना, वो दवा अपनी फीड करता चला जाएगा, तो ये लोड भी थोड़ा कम हो जाता है। यह ऑटोमेटिक मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑटोमेटिक भी क्या होता है, इसके अंदर एक कैबिनेट होती है, एक अलमारी टाइप की होती है, चलती फिरती, कुछ नहीं होता है, एक चलती फिरती अलमारी होती है, वो स्टोर भी करती है अपने अंदर ड्रग, है ना, डिस्पेंस भी करती है, सब कुछ करती है। तो ऑटोमेटिक मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है, मिस्टेक कम हो जाती हैं, जो भी नहीं एरर्स होते हैं, डॉक्टर्स की मेडिसिन नहीं समझ में आती, वो सब एरर्स भी थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कंप्यूटर है, पहले से ही मशीन में फिट कर लिया, ये दवाई है, ऐसे से जाएगी, तो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मिस्टेक भी कम हो जाती है, सेफ्टी बनी रहती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होती है, इसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। कोई भी रोबोट लाओगे, है ना, तो उसे ट्रेन करने के लिए, चलाने के लिए क्या है, कोई ट्रेंड पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, टेक्निकल। टेक्निकल में क्या है, यदि कोई चीज खराब हो जाती है तो डिस्पेंसिंग की आवश्यकता होती है। अगर बाई चांस रोबोट है, खराब हो गया, तो डिस्पेंसिंग कौन करेगा भाई, आवश्यकता तो पड़ेगी ना। अगला क्या है, इसके लिए एक्स्ट्रा बजट। सबसे पहले रोबोट सस्ता नहीं आता, बहुत महंगा आता है, तो एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला है तुम्हारा डिवाइस यूज्ड इन ऑटोमेटिक मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। इसको हम ये भी बोलते हैं ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एडीसी भी बोलते हैं। यह एक कंप्यूटराइज्ड मेडिसिन कैबिनेट होता है। मतलब एक क्या होती है, एक ऐसी अलमारी टाइप की होती है, उसमें कई सारे कैबिन बने होते हैं, कई खाने बने होते हैं इसके अंदर, है ना। तो इस खाने में बेड नंबर 1 को ये दवा जाएगी, बेड नंबर 2 को ये जाएगी, 3 को ये जाएगी, 4 को ये जाएगी। तो ये अपना कैबिनेट खोल खोल के उस मेडिसिन को पास अवे करता रहता है। ठीक है, यह कंप्रेस्ड मेडिकेशन कैबिनेट है। अस्पताल में दवाओं की स्टोरेज, कंट्रोल और डिस्पेंसिंग के लिए उपयोग होता है। भाई स्टोरेज करता है, इकट्ठा भी करता है, कंट्रोल भी होता है, खराबी नहीं होने देगा, है ना, डिस्पेंसिंग के लिए उपयोग होता है और दवाओं को पेशेंट के पास उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतलब ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में देखते हो कई सारे बेड पड़े होते हैं, तो यहाँ मेडिसिन अटेंडेंट को लेने नहीं जानी पड़ती, यहाँ पे रोबोट आके दवाई को क्या करता है, वार्ड बाई वार्ड पकड़ाता हुआ निकल जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। इसके अंदर देखो कुछ फीचर्स होते हैं। देखो इसके अंदर ड्रग स्टोर इन्वेंटरी होती है, हमने तो बताया अलमारी टाइप का रोबोट होता है, वो चलता फिरता, पहिए लगे होते हैं उसमें, तो वो क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इन्वेंटरी कंट्रोल उसके अंदर होता है। यह ड्रग की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी बहुत फास्ट सर्विस होती है, गया दवाई दी और चला आया, बहुत फास्ट सर्विस रहती है, छाटने काटने का कुछ नहीं, बहुत जल्दी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें ईएमआर भी होता है। ईएमआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, जो भी दवा डिस्पेंस करेगा उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहता है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट की ऑल रिकॉर्ड होती है, मतलब जो भी कोई प्रोडक्ट आपके हॉस्पिटल में हो, किस पेशेंट को क्या दवाई देनी है, इसका सारा रिकॉर्ड किस में होगा, एक कंप्यूटर के अंदर होता है। अच्छा, कंप्यूटर क्या होता है, जो कंप्यूटर के द्वारा बहुत सी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज को यूज करते हैं, एक तो एडीएस जो ऊपर थी, ठीक है, और दूसरा है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। ठीक है, इसको एमआर बोलते हैं, एमएआर। ठीक है, और तो एडीएस क्या होती है, तो एडीएस यह भी एक तरीके का माइक्रोसॉफ्ट विंडो का फंक्शन होता है। ठीक है, इसका वर्क होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जो जुड़े हैं उनका मैसेज करना, जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से जुड़ा रहता है उसको मैसेज करना इसका काम होता है। और एमआर का क्या काम होता है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। ठीक है, अगला मरीज को कितनी मेडिसिन दी गई, तो ये मार में फीड रहता है। जैसे कोई भी पेशेंट है पर्टिकुलर, तो हमने इस पेशेंट को कितनी दवा दी, है ना, 500 mg की हमने पीसीएम कितनी दी इसको, तो ये सब जितना भी रिकॉर्ड है इसके अंदर फीड रहता है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे रोबोटिक डिस्पेंसिंग क्या होती है। तो रोबोटिक डिस्पेंसिंग बहुत इजी है, यह एक कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग डिवाइस है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन को फिल किया जाता है और यह ड्रग की
काउंटिंग कर सकता है वह मेडिसिन लाने का वर्क करता है। कौन करता है? रोबोटिक डिस्पेंसिंग। ठीक है। अगला एडवांटेज क्या होता है इसका? कम स्टाफ की आवश्यकता है, वर्कलोड कम हो जाता है, स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फास्ट सर्विस होती है। ठीक है, जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाती चीजें। डिसएडवांटेज क्या? एक्सपेंसिव है, भाई महंगा है बहुत, रोबोट लाना बहुत महंगा है। इसमें एक्सपेक्ट की आवश्यकता होती है, सॉरी एक्सपर्ट की, इसमें एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। कौन उस रोबोट को हैंडल कर सकता है उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए भाई, अगर रोबोट गड़बड़ हो जाए या किसी को गलत मेडिसिन प्रोवाइड कर दे तो इसमें क्या है, टेक्निकल पर्सन की भी आवश्यकता होती है। भाई कोई भी एक पर्टिकुलर पेशेंट है ना, वो आपके यहाँ जिंदगी भर तो नहीं रहेगा भाई, कभी तो वो यहाँ से जाएगा ना, छुट्टी होगी भाई, कभी तो डॉक्टर उसको रिलीफ देगा हॉस्पिटल से, तो यहाँ के कोई दूसरा पेशेंट एडमिट होगा तो उसका भी रिकॉर्ड तो फीड करना पड़ेगा ना रिकॉर्ड रोबोट में, तभी तो वो सही मेडिसिन दे पाएगा इसको। वरना वो पहली वाली मेडिसिन अगर दे दी, जो पहले पेशेंट यहाँ पे था उसको रोबोट में दोबारा पहले वाले पेशेंट की मेडिसिन दे दी तो भाई इसकी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या, तुमको एक टेक्निकल पर्सन चाहिए भाई, उसका रिकॉर्ड मिटाए फिर नया रिकॉर्ड फीड करे। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड स्टोरेज। तो नार्कोटिक्स से तो आपको समझ में ही आ गया होगा, एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है। नार्कोटिक्स कैसे होते हैं? जो नशीले पदार्थ होते हैं, है ना। साइकोट्रोपिक्स जो ऐसे पेशेंट को दिया जाता है, जैसे नहीं सेडेटिव मेडिसिन हो गई, नींद की गोलियां वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। तो देखो वह मेडिसिन जो बैड इफेक्ट शो करती हैं। कैसी मेडिसिन? जो बैड इफेक्ट शो कर रही हैं और व्यक्ति के लिए, ह्यूमन के लिए कैसी हो, हार्मफुल होती हैं, जिनको रेगुलेट करने के लिए 1985 में एक एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1985 में एक एक्ट बनाया गया था जिसको नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है। ये ह्यूमन के ऊपर कैसा इफेक्ट शो करती हैं? बैड इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है। और जिसको रेगुलेट करने के लिए क्या 1985 में एक एक्ट बनाया गया जिसको हम नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, डेंजर ड्रग एक्ट 1930 में पास किया गया था, जिसके कानून के अनुसार अफीम, भांग और कोका की खेती भारत सरकार के नियंत्रण में की गई थी तथा इनके अंदर एलएसडी भी शामिल या सम्मिलित की गई है। तुमने कई जगह देखा होगा, कहीं पे भी अफीम की अगर खेती होती है तो सब कोई व्यक्ति अफीम की खेती नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए? भारत सरकार द्वारा एक लाइसेंस चाहिए, तभी आप अफीम की खेती कर सकते हैं। उसमें जो प्लांट लगे होते हैं वो भी आपको गिन के दिए जाते हैं। ठीक है। और जो कुछ भी उससे एक्सट्रैक्ट होता है मटेरियल वो भी आपकी गवर्नमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहता है। ठीक है। समझ में आया क्या मतलब होता है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की लिस्ट में LHX को तैयार किया गया है। जून 1945 के मुताबिक अफीम, भांग, चरस इत्यादि शेड्यूल H के अंतर्गत आती हैं। समझ में आएगा? जो अफीम है, भांग है, चरस है, जितना भी ये मटेरियल है वो किसके अंतर्गत आता है? शेड्यूल H के अंतर्गत आता है। और बिना पर्चे के नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग नहीं दी जाएगी। ठीक है। 1940 कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी जून 1945 के अकॉर्डिंग, अब जो भी मेडिसिन होती है जो शेड्यूल H में मेडिसिन आती है ना, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? ये दवाएं एडिक्शन पैदा करती हैं, मतलब लत लगा देती हैं। ये दवाएं एडिक्शन पैदा कर सकती हैं, इसीलिए इनका उपयोग सख्त निगरानी में ही होता है। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवा आपको कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आगे ये भी जान लेते हैं, है ना। अस्पतालों में नियंत्रित दवाओं की जिम्मेदारी किसकी किसकी होती है? जैसे कोई नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग हॉस्पिटल में अगर मिलती है तो किसके अंडर ऑब्जर्वेशन में मिलती है? तो इसमें होता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को हम बोल सकते हैं चीफ फार्मासिस्ट। जो चीफ फार्मासिस्ट होता है, अस्पताल में सभी कंट्रोल ड्रग की सुरक्षा और नियंत्रित की जिम्मेदारी किसकी है? इनकी है भैया, चीफ फार्मासिस्ट की। अगला मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसको हम डीन भी बोलते हैं, अस्पताल का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये तुमने देखा होगा किसी भी हॉस्पिटल में CMO या CMS बैठता है, तो वो कौन होता है?
वो उस हॉस्पिटल का डीन होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है। ठीक है, अगला है चीफ फार्मासिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर। दवाओं की खरीद, स्टोरेज, रिकॉर्ड को वितरण करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेडिकल ऑफिसर या चीफ फार्मासिस्ट की। अगला क्या है? मैट्रन या हेड नर्स, जिसको हम हेड नर्स बोलते हैं, है ना। तो वार्ड में दवाओं की सही उपयोग और स्टोर की देखभाल किसकी होती है? जो हेड नर्स होती है उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जो भी दवा है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का क्या है, इसके अंडर ऑब्जर्वेशन में पूरा कंट्रोल होता है। जितनी भी ड्रग, जितनी भी जिम्मेदारी है, सब किसके अंडर ऑब्जर्वेशन में आती है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा डीन। तो ये अस्पताल का कौन होता है ना? प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसके अंडर ऑब्जर्वेशन में सभी फार्मासिस्ट या सभी लोग आते हैं। ठीक है, अगला क्या है? चीफ फार्मासिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर। ये दवाओं को खरीद, स्टोरेज एंड रिकॉर्ड का वितरण करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। उसके बाद तुम्हारे आते हैं हेड नर्स। हेड नर्स कौन है ना? इनके अंडर ऑब्जर्वेशन में दवाओं का स्टोरेज है, देखभाल है, ये भी इनके अंडर ऑब्जर्वेशन में आता है। अगला क्या है? बायोड स्टॉक के लिए दवाओं का ऑर्डर। कैसे हम बायोड स्टॉक के लिए दवाओं का ऑर्डर करते हैं? तो देखो, फार्मेसी से कंट्रोल्ड ड्रग मंगाने के लिए एक रिक्वेशन फॉर्म को भरा जाता है। एक रिक्वेशन का फॉर्म होता है जिसमें कोई भी मेडिसिन अगर तुम्हें चाहिए तो उसमें मेडिसिन का नाम, है ना, किस पेशेंट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी स्ट्रिप चाहिए, है ना, और पिछली कितनी यूज की है, कैसे यूज हुई, तो उन सब का भी रिकॉर्ड उसमें देना पड़ता, तभी आपको जाके एक न्यू ड्रग कोई आपको इशू करेगा। ठीक है, दवा के नाम के सामने चेक मार्क लगाकर मात्रा लिखी जाती है ना। कोई भी दवा अगर यहाँ पे लिखी है तो चेक मार्क होगा और उसमें कितनी क्वांटिटी में दवा वो दी जाएगी वो लिखा होता है। खाली कंटेनर और रिकॉर्ड फार्मेसी को वापस भेजा जाता है। जो भी मतलब वहां से कंटेनर आया था, तो इस कंटेनर, खाली कंटेनर रहेगा वो जिससे आप दवा मंगाते हैं। जैसे मान लो आपके यहाँ डिस्पेंसरी, एक बड़ी डिस्पेंसरी, उससे आपने दवा मंगाई, तो वो जो डब्बा खाली होगा वो आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, हर नई सप्लाई के लिए पुराने स्टॉक की जांच जरूरी है। अब जो भी कोई आप नई सप्लाई मंगाएंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर कोई मेडिसिन आप नई ऑर्डर कर रहे हैं तो पुराने का रिकॉर्ड प्रॉपर वो आपसे मांगेगा। ठीक है, समझ में आया? अगला है प्रिस्क्रिप्शन पर्ची की आवश्यक जानकारी। तो क्या है प्रिस्क्रिप्शन पर्ची की आवश्यक जानकारी? तो ये जान लो कि अगर ये सब होगा पर्ची में तभी आपको दवा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो एक वैध प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिसमें मरीज का पूरा नाम हो, अस्पताल का नंबर व पता हो, किस तारीख को प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया वो हो, दवा का नाम और उसकी स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ में दवा दी जाएगी वो लिखी जाएगी, मतलब मात्रा कितनी होनी चाहिए, और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके सिग्नेचर। ये नियम है भाई, है ना। पर्चे में कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर खुद के लिए कंट्रोल ड्रग नहीं लिख सकता है, समझ में? ये नियम है भाई। पर्चे में कोई काट फाट होगी तो मेडिसिन देने से साफ इनकार कर दिया जाता है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस का। अगला ओपीडी क्या होती है? ओपीडी जानते ही हैं आप, आउटडोर पेशेंट जिसको हम बोलते हैं। आउटडोर पेशेंट में कैसे नियंत्रित की जाती है? नार्कोटिक्स ड्रग एंड शेड्यूल एक्स ड्रग केवल सही प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए क्या है? दवा देने की फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए और देने का रूट, किस रूट से आप दवा को दे रहे हैं, है ना। जैसे इंजेक्शन आता है डोपामाइन का, तो आईवी भी देते हैं और ओरली भी देते हैं, दोनों तरीके से हम दे सकते हैं। ओरली के लिए अल्प्राजुलम होती है, अल्प्रोक्स जिसको बोलते हैं। अगला क्या है? फार्मेसी बंद होने पर दवा के वितरण। अगर मान लो फार्मेसी अगर बंद है तो दवा किस तरीके से मिलेगी? कभी कभी मरीज को डिस्चार्ज करते समय फार्मेसी बंद होती है, तो ऐसे में नर्स वार्ड स्टॉक से दवा दे सकती है। जो भी नर्स रहेगी वो अपने वार्ड स्टॉक से दवा दे सकती है। अगले दिन फार्मेसी से रिप्लेसमेंट किया जाता है। अब जो भी तुमने दवा दी है, अब वो अगले दिन होगा तो वो जाएगा फार्मेसी, वहां से वो दवा को रिप्लेस कर सकता है, या नर्स ने पेशेंट को दवा दी है वो उससे वापस ले सकती है। ठीक है, किससे? फार्मेसी से लेगी, पेशेंट से वापस नहीं लेगी। अगला क्या है? नार्कोटिक्स का वार्ड में नियंत्रण। तो नार्कोटिक्स का वार्ड में नियंत्रण क्या? तो इसमें नर्स की क्या भूमिका होती है? नंबर 1, फार्मेसी से दवा मिलने के बाद नर्स की जिम्मेदारी होती है। अगर
फार्मेसी से दवा मिल गई है पेशेंट के लिए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? नर्स की। हर शिफ्ट में इन्वेंटरी ऑडिट होता है, एक पर्चा बनता है, इसमें लिखा होता है कि अगर नाम है पेशेंट का राम, तो राम को कितनी दवा तुमने दी है ना? अगर डोपामाइन के इंजेक्शन दिया तो कितना दिया, 0.5 ml दिया है, 1 ml दिया है, तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड ऑडिट होता है। ठीक है। अगला, आने और जाने वाली नर्स दोनों मिलकर निगरानी करते हैं। जो मतलब ऐसा होता है, ड्यूटी का काम दो बार का होता है, कभी कभी 2-3 बार का होता है। तो देखो, सुबह 8 बजे से 1 बजे के बीच कौन ड्यूटी कर रहा था, 1 बजे से अब 8 बजे तक कौन ड्यूटी कर रहा है, और रात के 8 बजे से दिन के 8 बजे तक कौन ड्यूटी कर रहा है, तो ये सब इनकी निगरानी में प्रॉपर रहेगा। ऑडिट रिकॉर्ड दोनों साइन करती हैं। ठीक है, एक ही नर्स नहीं साइन करेगी, दिन में आई ड्यूटी वही साइन करे, ऐसा नहीं है, दोनों करेंगे, जो दिन में और रात में दोनों टाइम में रहेगी वो दोनों। ठीक है। गलती मिलने पर तुरंत सुधार किया जाता है, अगर कोई भी गलती मिली तुरंत सुधार करना पड़ता है। गलती एक्सप्लेन ना हो तो रिपोर्ट फार्मेसी को भेजी जाती है। अगर गलती एक्सप्लेन ना हो तो क्या करोगे, जो भी रिपोर्ट बनी वो फार्मेसी को भेज दी जाती है। अगला, नारकोटिक्स की डिलीवरी कैसे होती है? दवाएं फार्मेसी से वार्ड तक जिम्मेदारी व्यक्ति द्वारा भेजी जाती है। अब जो भी है, अब जैसे मान लो डिलीवरी आई, यहाँ से कोई माल आया है और ये फार्मेसी तक किसी का अंडर ऑब्जर्वेशन में ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा भाई कि भेज दिया किसी का, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि चोरी या लॉस पकड़ा जा सके। और बाई चांस कैसे कोई भी नारकोटिक्स ड्रग का अगर चोरी करना चाहे तो चोरी नहीं कर सकता है भाई, है ना? और ना ही एक, ये समझ लो 0.5 ml भी या 5 ग्राम तक भी गायब नहीं हो सकता है। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है नारकोटिक्स ड्रग का। ठीक है। अगला, मरीज से शुल्क, मरीज से कैसे हम चार्ज ले सकते हैं? तो देखो, हर अस्पताल की पॉलिसी अलग अलग होती है। सामान्यतः हर डोज पर चार्ज लिया जाता है। नंबर 2, कुछ ड्रग पर फ्लैट चार्ज होता है ना? किसी की अलग पॉलिसी होती है, इसमें रूटीन ड्रग फीस और स्पेशल ड्रग चार्जेबल भी होता है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है। अच्छा, स्टोरेज क्या होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आते ही आता है, तो इसीलिए कायदे से पढ़ लेना। ये आईसीयू, एनआईसीयू और इमरजेंसी वार्ड, तो ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया, कभी छोड़ा नहीं गया इसको। ठीक है। स्टोरेज क्या है? तो नारकोटिक्स को हमेशा लॉक और की में रखा जाता है, ऐसे नहीं रखते बाहर रख दिया हो ना, इसको हमेशा ताले कुंजी में ही रखते हैं। अलग रजिस्ट्रेशन मेंटेन किया जाता है, इसका जो भी रजिस्टर रहेगा अलग मेंटेन किया जाता है। अच्छा, डुअल लॉक में रखा जाता है, एक सिंगल लॉक में नहीं, डबल लॉक में रखते हैं इसको। अच्छा, की 2 अलग अलग व्यक्तियों के पास होती है, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी में होगा। हमने आपको बताया, एक 8 से शाम को 8 बजे तक की 2 ड्यूटी होती है, कोई भी एक व्यक्ति एक शिफ्ट में काम नहीं कर सकता। तो एक चाबी इनके पास होगी तो एक चाबी इनके पास होगी। अन्य दवाइयां साथ नहीं रखी जाती हैं। ठीक है। अनऑथराइज्ड व्यक्ति की अनऑथराइज्ड व्यक्ति को पहुंच रोकना जरूरी होता है। जो भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति हो, बाई चांस मेडिसिन लेना चाहे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है इसमें। केवल फार्मासिस्ट और ऑथराइज्ड नर्स ही एसेस कर सकती हैं इसमें। ठीक है। अनऑथराइज्ड व्यक्ति को नहीं दे सकता। जैसे मान लो फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति आए, कहते दवा नारकोटिक्स चाहिए, मिल जाएगी, ऐसा नहीं मिलेगी। ठीक है। कौन ले सकता है? या तो फार्मासिस्ट ले सकता है, या तो जो ऑथराइज्ड नर्स होगी उसको ही दवा नारकोटिक्स की मिलती है, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।